पैसा कमाने के चक्कर में पत्रकारिता व्यवसायीकरण हो गया। संपादक में जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई भी एक घटना की तह तक जाने की एक जिज्ञासा संपादक में होनी चाहिए। कार्टून द्वारा चित्रों को छापने के लिए चित्रकारों को नियुक्त किया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्टून जो है बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रदान करती है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका इस रिवीजन क्लास में स्वागत है। आज हम पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी मिशन से प्रोफेशन तक, जो पत्रकारिता का मिशन से प्रोफेशन तक का सफर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और समाचार लेखन कला इसके बारे में जानकारी दूंगी। संपादक के दायित्व क्या है इसके बारे में, और विज्ञापन और कार्टून, इन सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। मिशन से प्रोफेशन तक पत्रकारिता स्वतंत्रता के पूर्व जो है सिर्फ एक मिशन था। आज पत्रकारिता एक बिजनेस बनकर रह गया है, व्यवसायीकरण बन गया है। देखिए, यहाँ पर आजादी से पहले पत्रकारिता मिशन के रूप में थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, महात्मा गांधी और जुगल किशोर जैसे पत्रकारों ने अंग्रेजों की यातनाएं सहने के बावजूद भी अपने कलम की धार को पौना बनाए रखा और देश की आज़ादी में अपना संपूर्ण योगदान दिया। देखिए, जो आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन बनकर रह गया था, एक मिशन बना हुआ था, आज पत्रकारिता व्यवसायीकरण के झूले में झूल रहा है। जो पत्रकारिता मिशन था उस वक्त, जो क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, महात्मा गांधी जैसे महान देशभक्त जो है, ऐसे महान देशभक्त अंग्रेजों की बहुत सारी जो भी यातनाएं थी, जो भी वो तकलीफ देते थे, उस सबको सहन करने के बावजूद भी अपनी कलम की धार को नहीं छोड़ा। तो देश की आज़ादी में क्या है, अपने कलम की धार को नहीं छोड़ा। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो आज़ादी के बाद पत्रकारिता का व्यवसायीकरण होने के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि आज पत्रकारिता मिशन ना होकर केवल अपनी निजी हितों की पूर्ति कर रहा है। हाँ, आज़ादी के बाद पत्रकारिता पर क्या है, इसे इल्ज़ाम लगता जा रहा है कि वो व्यवसायीकरण बना हुआ है और निजी हितों के लिए, जो निजी हितों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। पत्रकारिता आज निश्चित रूप से व्यवसायीकरण के झूले से झूल रही है। पत्रकारिता को जिन लोगों ने उज्जवल बनाया वे समझौतावादी नहीं थे। उस दौर के हमारे सामने गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, लाला लजपत राय आदि उदाहरण हैं जो पत्रकारिता को समाज सेवा के लिए किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए, आज जो पत्रकारिता वो व्यवसायीकरण के झूले में झूल रहा है। पहले जो विष्णु पराडकर, शंकर विद्यार्थी, यानी यहाँ पर देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी और जो कि लाला लजपत राय आदि जो है, ऐसे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज़ादी के लिए इन्होंने क्या है, कार्य किया। तो ऐसे वो क्या है, पत्रकारिता को समाज सेवा माना करते थे। आज पत्रकारिता सिर्फ एक बिजनेस बना हुआ है। उस दौर के उदाहरण तो हमें याद है, लेकिन आज के दौर में हम ऐसे कितने ईमानदार लोगों के नाम गिन सकते हैं। शायद इक्का या दुक्का ही ऐसे लोग होंगे जो इस देश के, समाज के उत्थान में कलम के सच्चे सिपाही हैं। देखिए, पहले जो कलम के सच्चे सिपाही थे
उनका नाम हम ले सकते हैं। आज़ादी के पूर्व जिन्होंने आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए, उनके नाम, जो सच्चे सिपाही थे कलम के, उनके नाम तो लिए जा सकते हैं। लेकिन आज जो कलम के सच्चे सिपाही हैं, ये क्या दो ही गिनती में आते हैं, इक्का या दुक्का ही गिनती में आते हैं। तो सभी अपनी निजी हितों के लिए ही पत्रकारिता को एक व्यवसाय बनाकर रख दिया। खबर की कीमत आज के आधुनिक पत्रकार जान पा रहे हैं कि जिस खबर से पैसा ना निकल सकता है, सभी समाचार उद्योग ही देखते हैं। पहले समाज सेवा समझकर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्य करते थे वो समाज सेवा समझते थे, लेकिन आज जो पत्रकारिता है वो किस खबर से कितनी कीमत मिलती है इस पर निर्धारित है। और जिस खबर से कुछ पैसे जो है पैसे ना निकल सके, सभी समाचार जो पैसे जिस खबर से जो पैसे निकलते हैं वही उद्योग बन गया है। खबर की कीमत लगने लगी है। तो इसके लिए ऋचा वर्मा, जो आकाशवाणी की जो ऋचा वर्मा है, वो कहती है कि हमारी कलम की स्थायी मीडिया मालिक खरीदता है, इसीलिए उसकी धार भी वही तय करता है। पत्रकारिता के मिशन के बावजूद राहुल के यूपी मिशन पर ध्यान दें और तरक्की जल्दी होगी। देखिए यहाँ पर जो ऋचा वर्मा है वो कहती है कि हाँ, क्या है, यहाँ पर हमारी कलम की जो स्थायी है मीडिया मालिक खरीद लेता है, मीडिया मालिक जो है इसको खरीदता है, इसीलिए इसकी धार भी वही तय करता है। हाँ, व्यवसायीकरण बना हुआ है। मीडिया मालिक खबरों को क्या है खरीदते हैं और उसकी जो धार है वही तय करते हैं। और बताते हैं कि पत्रकारिता मिशन के बजाय राहुल के यूपी मिशन पर ध्यान दे, तरक्की जल्दी होगी। वरन पैरों में हवाई चप्पल और कंधे पर झोले के सिवा पत्रकारिता हमें कुछ नहीं दे सकती। वो कहते हैं कि हाँ, हम मिशन बनाकर इसे काम करें तो क्या है, पत्रकारिता को वो क्या है सिर्फ हवाई चप्पल पैरों में और जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि कंधे पर झोले के सिवा पत्रकारिता हमें कुछ नहीं दे सकती। मीडिया मालिक है क्या है, वही जो समाचार है उसे खरीदता है, उसकी धार को वही तय करता है। इस तरह से ऋचा वर्मा जो आकाशवाणी की है वो कहती है। हाँ, अगर व्यवस्था से लड़ने का इतना ही जुनून है तो पत्रकारों को पहले खुद की लड़ाई लड़नी होगी। 10-20 हजार में खुश होकर मालिक के एहसानों के तले दबने के बजाय मीडिया में ही काम करने वाले आईईटी मैनेजमेंट कर्मियों के समान वेतन की लड़ाई लड़नी होगी। जो खुद की लड़ाई क्या खाक लड़ेगा। हाँ, ऋचा वर्मा जी कह रही कि यहाँ पर हाँ, अगर व्यवस्था से लड़ने का इतना जुनून है तो पहले खुद की लड़ाई लड़नी होगी। और वो कहते हैं कि मीडिया मालिक के 10 या 20 हजार के एहसान के नीचे दबकर काम नहीं करना है। और वो कहती है कि एहसानों के नीचे दबने से मीडिया ही उसके एहसानों के नीचे दबना नहीं चाहिए। और कहती है कि मीडिया में ही काम करने वाले आईईटी मैनेजमेंट कर्मियों की तरह, यानी उनकी तरह वेतन की लड़ाई लड़नी होगी। जो खुद की लड़ाई नहीं लड़ता वो क्या खाक लड़ेगा। इस तरह क्या है ऋचा वर्मा जी कहती है। आकाश राय जो हिंदुस्तान समाचार के हैं, वो अभी पत्रकारिता के संबंध में ये कहते हैं कि आज़ादी के पहले पत्रकारिता मिशन थी, लेकिन धीरे धीरे जब समाज का विकास हुआ तो पत्रकारिता का भी विकास हुआ। सभी अखबार और चैनल टीआरपी की होड़ में जुड़ गए। इसके लिए उन्हें अपने ज़मीर से समझौता करते हुए पूंजी की ओर झुकना पड़ा। इसीलिए पैसा कमाने के चक्कर में पत्रकारिता
का धीरे धीरे व्यवसायीकरण होने लगा। देखिए, यहाँ पर जो आकाश वर्मा कहते हैं, आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता मिशन थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, तो पत्रकारिता में भी विकास हुआ। और वो कह रहे हैं कि सभी अखबार और चैनल टीआरपी की होड़ में जुड़ गए, टीआरपी में जुड़ गए। इसके लिए उन्हें अपने ज़मीर से समझौता करना पड़ा। इसलिए वे अपने ज़मीर से समझौता करते हुए पूंजी की ओर उन्हें झुकना पड़ा। और वो कहते हैं कि इसी चक्कर में, जो पैसा कमाने का चक्कर है, चक्कर में पत्रकारिता क्या हो गया? व्यवसायीकरण हो गया। वो कहते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में पत्रकारिता व्यवसायीकरण हो गया। फिर कहते हैं कि आज पत्रकारिता भी पैसा कमाने और रोजी रोटी चलाने का जरिया बना हुआ है। आज पत्रकारिता जो है रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बना हुआ है, एक बिजनेस बना हुआ है। हाँ, वो बता रहे हैं कि हाँ, रोजी रोटी कमाने का एक जरिया पत्रकारिता बनी हुई है, व्यवसाय बनकर रह गई है, इस तरह से कह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि संपादक के दायित्व क्या है। संपादक के दायित्व की ओर संकेत करते हुए सार सुधी निधि के संपादक ने कहा है, जब हम अपने देश के प्रतिनिधि स्वरूप हैं तो हमको केवल अपनी इच्छा के अधीन होना उचित नहीं है। इस गुरुतर कार्य में तो वही समर्थ हो सकता है कि जिसके मन को विवेक प्रतिक्षण सतर्क करता है। देखिए, यहाँ पर संपादक के दायित्व के अंतर्गत कह रहे हैं कि संकेत करते हुए सार सुधा निधि के संपादक कहते हैं कि जब हम देश के प्रतिनिधि हैं तो क्या है, केवल अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो मन के अनुसार कार्य करना उचित नहीं है। इसके लिए, इस महान कार्य के लिए जो संपादक का कार्य है वो महान कार्य है, गुरुतर कार्य है। तो ऐसे कार्य को समर्थन यानी समर्थ हो सकता है, ऐसा कार्य तभी समर्थ हो सकता है कि जिसके मन को विवेक हमेशा सतर्क करता रहे, जिसके मन में विवेक हो और ये हमेशा सतर्क करता हो, वही इस संपादक जो कार्य है, जो महान कार्य है, गुरुतर कार्य है, वो कर सकता है। इस तरह से कह रहे हैं। अभी हम संपादक के गुणों के बारे में जानेंगे। तो संपादक को घटनाओं में झांकना, उनमें गहराई तक जाने की योग्यता होनी चाहिए। घटनाएं कभी कभी इतनी उलझी हुई होती है कि जिसे हम घटना का मुख्य पात्र समझ रहे होते हैं, वहां ना होकर दूसरा होता है। देखिए, संपादक घटना के हद तक झांकने की दृष्टिकोण होनी चाहिए, यानी उसमें गहराई तक जाने की योग्यता होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि जो घटना है वो उलझी हुई होती है, उस घटना का जो मुख्य पात्र है समझ रहे होते हैं किसी और को, पर वो ना होकर दूसरा होता है। उदाहरण के लिए, किसी की हत्या कर दी, लेकिन अंदाजा पूरा जो इल्जाम है किसी पर जाता है, लेकिन वो जो है गहराई तक उसकी जांच पड़ताल करके जो ये योग्यता जो है, उदाहरण के लिए मैं कह रही हूं कि ये योग्यता जो है संपादक में होनी चाहिए। गहराई तक छानबीन करके उसके अंदर रहे सत्य को सभी के सामने लाने की योग्यता जो है संपादक में होनी चाहिए। अतः संपादक यदि घटनाओं का ठीक प्रकार विश्लेषण नहीं कर पाते तो वह समाचार भी आधा अधूरा ही लिख पाएगा। समाचार का पूर्ण रूप निरूपण करने के लिए संपादक को घटना के पूर्ण संदर्भ को समझना आवश्यक होता है। तो देखिए, यहाँ पर संपादक यदि घटना का ठीक विवरण नहीं जान पाता तो वो ठीक से उसकी जानकारी सार्वजनिक के सामने नहीं ला सकता। तो इन्हीं समाचार को पूर्ण रूप से निरूपण करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। संपादक को घटना के पूर्ण संदर्भ को समझना संपादक को आवश्यक होता है। इस
कार्य के लिए उसमें तीक्ष्ण दृष्टि का होना अभिप्रेत है। उसमें घटनाक्रम से संबंधित व्यक्तियों से यथार्थ को उनके अपने संदर्भ और व्याख्या के आधार पर नहीं, अपनी स्वयं की व्याख्या करने के लिए परिणामों पर पहुंचना आवश्यक होता है। देखिए, इस कार्य के लिए उसमें तीक्ष्ण दृष्टि की आवश्यकता है। संपादक में तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो व्यक्तियों से यथार्थ को उसके अपने तीक्ष्ण दृष्टि होती है, तभी गहराई से उसकी जांच करके वो जो है उस घटना के बारे में पूरी जानकारी उसकी तह तक जाकर वो सभी के सामने ला सकता है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति, उत्सुकता तथा सूत्रों की सूक्ष्म पकड़ की योग्यता संपादक को यथार्थ तक पहुंचा देती है। इसके साथ साथ संपादक में जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई भी एक घटना की तह तक जाने की एक जिज्ञासा संपादक में होनी चाहिए, और उत्सुकता, उसमें उत्सुकता तथा सूत्रों की सूक्ष्मता की पकड़ उसमें होनी चाहिए। और यहाँ पर तभी यानी उसमें पकड़ होनी चाहिए, ऐसी योग्यता अगर उसमें है तभी वो क्या है, यथार्थ तक पहुंचता है। तो ये सारे गुण संपादक में आवश्यक है। फिर कभी कभी कोई समाचार चलकर भी संपादक के पास आ सकता है, लेकिन संपादक को समाचार के चलकर आने की प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए। और जो है संपादक के पास कभी कभी जो समाचार है चलकर भी आता है, लेकिन संपादक को समाचार के इंतजार में, चलकर वो आए ऐसे इंतजार में नहीं रहना चाहिए। तो संपादक को ऐसी प्रतीक्षा में कभी नहीं रहना चाहिए। जब यथार्थ तक पहुंच जाए तो उसमें समाचार को यथावत रूप से एक शब्द चित्र की तरह प्रस्तुत करने की योग्यता भी होनी चाहिए। जब संपादक को किसी घटना की पूरा विषय और क्या है तह तक जाकर उसकी जानकारी जब उसे मिल जाती है, उसे क्या है सीधे तरीके से यानी प्रस्तुत करने की, यानी सभी के सामने ठीक से उसका विश्लेषण करने की योग्यता भी उसमें रहनी चाहिए। ये एक उत्तरदायित्वपूर्ण भावना से संकलन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसमें निर्भीकता, सत्यता के प्रति लगाव, पूर्व गहराई से मुक्त रहने की आत्मशक्ति की आवश्यकता है। इन गुणों में संपादक का व्यक्तित्व निखरता है। देखिए, यहाँ पर संपादक जो है वो निर्भीकता से, बिना किसी से डरे, निर्भीकता से और सत्य के प्रति उसे लगाव रहना चाहिए। वो निर्भय होना चाहिए, सत्य के प्रति उसे लगाव होना चाहिए और वो जिज्ञासु होना चाहिए, और जो भी घटना है उसके तह तक जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, और साथ ही साथ पूर्व गहराई में मुक्त रहने की आत्मशक्ति उसमें बहुत ही आवश्यक है। ये सब उसमें अगर गुण है तभी वो एक अच्छा और सच्चा संपादक बनता है और जनता के सामने सत्य समाचार लेकर आता है। और इन्हीं गुणों से संपादक का जो व्यक्तित्व है निखरता है। संपादक की कार्य पद्धति तो समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि जिस किसी भी संचार विधि का वो प्रतिनिधित्व करना है। तो संपादक की कार्य पद्धति जो समाचार पत्र है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, यदि जिस किसी भी संचार विधि का, जो भी संचार माध्यम है, उस विधि का वह प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये सारे गुण उसमें है तो वो ये सब कर सकता है। उसका निर्धारित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करना है। समाचार संग्रह कार्य के लिए उसकी व्यक्ति सचेतन्यता और कौशल्य उसकी अपनी कार्य पद्धति का प्रारंभिक रूप होता है, जिसकी वह अपने मनानुकूलन ढंग से निर्वाह करता है। यह उसकी कार्य पद्धति का पहला चरण है।
इसके बाद उसकी कार्य पद्धति का उपसंहरणीयकरण उसके द्वारा समाचार लेखन से शुरू होकर उसे समाचार पत्र तक पहुंचा देने की होती है। तो ये सारे गुणों के साथ क्या है, संपादक जो है समाचार पहले संग्रह करता है, फिर उसे ठीक से विश्लेषण करके, उसे चित्र देकर, उसे ठीक से विश्लेषण करके जो समाचार जो है उसका प्रारंभिक रूप उसे देकर, उसके मन के अनुकूलन ढंग से उसे विश्लेषण करके, फिर क्या है, उससे सिर्फ ना कि विवरण, ना कि उसका समाचार दे, साथ ही साथ उसके बारे में उपसंहार लिखकर, उपसंहार कंक्लूजन करके वो क्या है, इस कार्य पद्धति को जो है उपसंहारणीयकरण करके उसके द्वार समाचार लेखन शुरू होकर उसे समाचार पत्र तक पहुंचा देने की होती है। संपादक इन सारे गुणों से जो है, पहले तो समाचार वो इकट्ठा करता है, फिर क्या है उसकी तह तक जाकर, फिर क्या है उसकी गहराई तक जाकर, उसमें जिज्ञासा जो होती है, सारी बातें जानने की वो जिज्ञासा के अंतर्गत वो उसकी गहराई तक जाकर फिर उसे सत्य को लाकर, फिर क्या है सिर्फ समाचार को उसकी शुरुआत करते हुए फिर उसका पूरा विश्लेषण करके, फिर उसके बाद उपसंहार लिखकर उसे समाचार पत्र तक पहुंचाने का कार्य संपादक का होता है। संपादकीय शीर्षक पत्रों में एक पुष्ट संपादक के विचारों का होता है। यह पुष्ट समाचार पत्र के प्रारंभिक पुष्टों में से कोई भी हो सकता है। इस पुष्ट पर संपादक द्वारा लिखे गए विशिष्ट लेख को ही अग्रलेख कहते हैं। अग्रलेख संपादक लिखता है, इसको संपादकीय भी कहते हैं। अग्रलेख समाचार पत्र के नीति का दर्पण है। तो पत्रों में एक पुष्ट संपादक के लिए होता है और वो उसमें अपने विचारों को व्यक्त करता है। फिर जो है जो ये पुष्ट समाचार पत्र के प्रारंभिक पुष्टों में होता है। फिर यहाँ पर देखिए, इस पुष्ट पर संपादक द्वारा लिखे गए विशेष, इस पुष्ट पर संपादक द्वारा लिखा जाता है, उसके विचार को वहाँ पर लिखा जाता है, इसको अग्रलेख भी कहते हैं। प्रारंभिक पुष्टों में से कोई भी एक पुष्ट यानी पेज हो सकता है जिसमें संपादक अपने विचारों को वहाँ पर लिखता है, इसको अग्रलेख भी कहते हैं। यदि पत्र की नीति सामाजिक, राजनीतिक या पूंजीवादी, साम्यवादी आदि किसी पक्ष की हो, पर संपादकीय में संपादक द्वारा तत्कालीन घटना या समस्या, निर्णय और शासकीय प्रणाली पर गंभीर चिंतन, सुझाव, प्रशंसा पर संतुलित ढंग से लिखा जाता है। तो यहाँ पर यदि पत्र की नीति जो है सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या यानी यहाँ पर पूंजीवादी हो या साम्यवादी आदि किसी पक्ष का ही हो, पर संपादकीय में संपादक द्वारा तात्कालीन घटना या समस्या, निर्णय, शासकीय प्रणाली पर गंभीर जो है चिंतन करके उसका सुझाव, उसकी प्रशंसा पर संतुलित ढंग से संपादक जो है इसे लिखता है। जो भी वहाँ पर घटना, किसी का विवरण हो, उसके तहत एक आकर्षणीय टाइटल देकर यानी शीर्षक देकर उसे समाचार पत्र में प्रस्तुत करता है। यही संपादकीय शीर्षक है। जो भी घटना हो, कोई भी एक राजनीतिक हो या सामाजिक हो, जो भी विश्लेषण करके वो जनता के सामने जो भी समाचार लेकर आ रहा है, उसे उचित एक शीर्षक देकर यानी टाइटल देकर उसे प्रस्तुत करता है समाचार पत्र में संपादक। तो अब हम जानेंगे विज्ञापन। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति वी प्लस ज्ञापन से हुई है, अर्थात शब्द में वी उपसर्ग जुड़कर विज्ञापन शब्द बना। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन जो है ये दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है, वी प्लस ज्ञापन। वी ये जो है उपसर्ग है, वी जो है उपसर्ग है जो ज्ञापन से जुड़कर
विज्ञापन बना हुआ है, ये एक नया शब्द बना हुआ है। ज्ञापन का अर्थ है किसी बात की जानकारी। ज्ञापन का अर्थ है किसी बात की जानकारी करना या जानकारी देना या सूचना देना। अंग्रेजी के जो एडवर्टाइजमेंट शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टर से एडवर्टाइज की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी में टू टर्न टू अर्थात किसी तरफ मुड़ना है। तो अंग्रेजी का जो एडवर्टाइजमेंट शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ये एडवर्टर से एडवर्टाइज बना है, यानी एडवर्टर से एडवर्टाइज की उत्पत्ति हुई है, यानी इसका अर्थ है किसी बात की तरफ मुड़ना। टू टर्न टू यानी किसी बात की तरफ मुड़ना। स्वाभाविक रूप से किसी विषय की जानकारी देकर उसके प्रति निर्मित किए गए आकर्षण को एडवर्टाइजमेंट कहा गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जनता को किसी बात की जानकारी देना ही विज्ञापन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप से, जो स्वाभाविक रूप से किसी विषय की संपूर्ण जानकारी देना ही एडवर्टाइजमेंट है। संपूर्ण जानकारी देना, उसे विज्ञापन से आकर्षित करना, यानी संपूर्ण जानकारी देना ही एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? सभी को आकर्षित करती है। और यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट, इसे आकर्षण करना जो है उसी को एडवर्टाइजमेंट कहा गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंतर्गत किसी बात की जानकारी देना ही एडवर्टाइजमेंट है। तो वास्तव में विशिष्ट उद्देश्यों से किसी बात, विचार या वस्तु से संबंधित प्रचार प्रक्रिया ही विज्ञापन है। देखिए यहाँ पर वास्तव में जो है एडवर्टाइजमेंट विशिष्ट उद्देश्यों से किसी बात, यानी विशिष्ट उद्देश्यों से किसी बात, किसी विचार को क्या है, विचार या वस्तु से, कोई विचार हो सकता है, कोई विशिष्ट बात हो सकती है या वस्तु से संबंधित प्रचार प्रक्रिया, प्रचार करना, उसके संबंधित उसका प्रसार करना, उसका प्रचार करना ही विज्ञापन कहलाता है। एडवर्टाइजमेंट किसी एक वस्तु को जो भी नया प्रोडक्ट हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी देते हुए सार्वजनिक जो जनता है उसके बारे में अवगत कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है। वो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही आकर्षित होता है। तो इससे क्या है, सभी को उस वस्तु या उस विचार के बारे में सारी जानकारी जो मिलती है वही क्या है, विज्ञापन है। अब हम कार्टून के बारे में जानेंगे। कार्टून का अर्थ है यहाँ पर ऐसा चित्र जिसे देखकर हास्य उत्पन्न होता है, यानी ऐसा एक चित्र जिसे देखकर क्या है, हास्य, व्यंग उत्पन्न होता है, इसको कार्टून कहते हैं। हाँ, हमने देखा होगा कि हम आए दिन देखते हैं कि कुछ बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें जो खींचकर कोई एक चित्र बनाकर उसे एक शीर्षक देते हैं, एक नाम देते हैं और उस पर हंसते हैं। ऐसी ही एक जो क्या है बच्चों में रही, ये जो आड़ी तिरछी लकीरों से कुछ चित्र बनाकर जो वो शीर्षक देते हैं, उसी को लेकर एक कुशल चित्रकार जो है वो इन कार्टून के द्वारा जो भी सच्चाई है उसे समाज के सामने लेकर आते हैं। ऐसी कला को ही कार्टून कला कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो किसी को लक्ष्य की व्यंगोक्ति जनित हो, प्रया आधी तिरछी विकृत चित्रों के नीचे नाम लिखकर व्यंग करना किस कला से चली आती कला थी, इसका पता नहीं। देखिए यहाँ पर जो आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर उसे एक चित्र बनाकर उस पर एक नाम लिखकर क्या है, व्यंग जो उत्पन्न करते थे, ये कौन सी कला है पता नहीं, लेकिन इस कला को सूझबूझ के साथ चित्रकार जो है इसका प्रयोग जो है समाचार पत्र में करते हैं। तो यहाँ पर रेखा चित्र को व्यक्ति विशेष की छवि देकर, जो रेखा चित्र थी, जो आड़ी तिरछी जो कला है उसे कुशल
चित्रकार जो हैं वो रेखा चित्र को वैयक्तिक विशेष की छवि देना शुरू किया और कार्टून कला का विकास हुआ। तो क्या है, चित्रकार इसको क्या है अपनी सूझबूझ से, चित्रकार जो है अपनी सूझबूझ से इस व्यक्ति विशेष की छवि देकर इस कला का यानी कार्टून कला का विकास किया। बहुत से समाचार पत्रों में, मैगजीन में कार्टून चित्र को छापने के लिए चित्रकारों को नियुक्त करते हैं। ब्रिटेन के डेविड ने तो अपने कार्टून कर्नल बिम में कठोर समाजवादियों का चित्रण किया था और उस चित्र से विश्व भर ख्याति प्राप्त की। देखिए, बहुत से समाचार पत्रों में, मैगजीन में कार्टून द्वारा जो क्या है व्यक्ति विशेष का जो रेखा चित्र बनाकर कार्टून द्वारा चित्रों को छापने के लिए चित्रकारों को नियुक्त किया जाता है। इसी तरह देखिए, ब्रिटेन के डेविड ने तो अपनी कार्टून कला में कर्नल बिम में कठोर समाजवादी का चित्रण किया और उस चित्र से विश्व भर में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। इसी तरह भारत में शंकर मैसूर के R.K. लक्ष्मण अपने कार्टून से प्रसिद्ध थे। तो भारत में जो है शंकर मैसूर के R.K. लक्ष्मण इस कला में ये बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर देखिए, शंकर के कार्टून पत्रिका में शंकर विकली में इंदिरा गांधी जी ने शासन एवं आपात स्थिति के संबंध में कार्टूनों को छापा तो प्रेस को बंद करवा दिया गया। तो जो शंकर थे, भारत के जो शंकर कार्टून कला में जो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्धि पाई थी, जो इंदिरा गांधी का शासन था और जो आपातकाल की स्थिति के बारे में इन्होंने चित्र द्वारा यानी कार्टून द्वारा छापा तो उस प्रेस को बंद करवा दिया गया। टेलीविजनों में कार्टूनों के द्वारा चित्र खींचकर राजनेताओं के प्रतिरूप तैयार करके ओ माय गॉड तो सॉरी आदि के नाम से प्रसारित करते हैं। कार्टून कला पत्रकारिता का मुख्य अंग बन गया है। तो जो कार्टून कला है वो समाचार पत्र का एक मुख्य अंग बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, कुछ टेलीविजनों में कार्टून द्वारा क्या है राजनेताओं के चित्र बनाकर उसके नीचे सो सॉरी, ओ माय गॉड इस तरह से कुछ शीर्षक देते हुए क्या है जो सत्य है उनके बारे में समाचार को छापा जाता है। तो ये क्या है समाचार यानी सॉरी आदि के नाम से जो है इसको छापा जाता है, प्रसारित किया करते हैं। तो कार्टून जो कला है वो समाचार पत्र का एक मुख्य अंग बना हुआ है और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्टून बड़ी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्टून जो है बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि समाचार लेखन कला, जो समाचार लेखन जो है कला, इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर समाचारों का प्रस्तुतिकरण यदि लेखन कला के आधार पर ही होता है तो समाचार को रोचक बनाने का दायित्व निश्चित रूप से समाचार लेखन और उसकी शैली का है। जो क्या है समाचार पत्र को जो प्रस्तुतिकरण है यदि लेखन कला के आधार पर होता है तो जो है समाचार को रोचक बनाने का श्रेय जो है उसका दायित्व निश्चित रूप से जो है समाचार लेखन और उसकी शैली को जाता है। जो समाचार बहुत ज़्यादा ही क्या है वो समाचार रहस्य, उसमें रहस्य हो, गोपनीयता हो और जो है असंभविकता हो और क्या है अनावरण, गोपनीयता अनावरण,
ऐसे तत्वों से समाचार सबसे अधिक जो है अधिक औत्सुक्य का आधार देती है। यानी वो समाचार जो है औत्सुक्य का आधार देती है। जैसे महान व्यक्तियों के, राजनेताओं के जो है गोपनीय यानी जो भी रहस्य जो है सभी के सामने प्रकट हो जाते हैं, तब क्या है वो विश्व ख्याति प्राप्त करती है, जो विश्वव्यापी समाचार बन जाता है। तो वो क्या है, विश्वव्यापी समाचार बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सफल समाचार लेखन के लिए निम्नलिखित अंगों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक समाचार पत्र जो है वो सफल बनाने के लिए निम्नलिखित जो अंगों का ध्यान भी रखना चाहिए। पहले जो है, जो भी समाचार है उसका शीर्षक जो टाइटल वो ऐसा होना चाहिए कि वो क्या है, पाठकों को समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करे। ऐसा शीर्षक होना चाहिए कि वो टाइटल देखकर ही जो भी समाचार पढ़ते हैं उसके मन में उसको पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न, पढ़ने के लिए वो प्रेरित करे, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, और जो है अमुख में, जैसे कि किसी घटना का स्थान और उस घटना का समय और जो घटना घटी है वो क्यों, कैसे और उस घटना के प्रमुख पात्र का संबंध या उस घटना से संबंधित, ये सारी बातें अमुक कहलाती है। ये भी क्या है, पत्र लेखन का एक अंग है। फिर विवरण, पूरी घटना को संक्षेप में वर्णन करना विवरण कहा जाता है। जो भी घटना घटी है उसका संक्षिप्त में उसका विवरण करना, ये भी एक अंग जो है, यानी समाचार लेखन का ये भी एक अंग है, विवरण करना। उस घटना को जितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो, उसे संक्षिप्त में विवरण करना भी ये क्या है, समाचार लेखन का एक अंग ही है। फिर निष्कर्ष, इसका और एक अंग निष्कर्ष, घटना की अंतिम स्थिति को निष्कर्ष कहते हैं। संक्षेप में उस पर प्रकाश डालना चाहिए। और निष्कर्ष यानी उपसंहार, कंक्लूजन, घटना का जो घटना की अंतिम स्थिति को निष्कर्ष कहा जाता है। तो इस पर संक्षेप पे उसमें प्रकाश डालना चाहिए। फिर जो है समाचार स्रोत, यदि आवश्यक समझा जाए तो घटना की सूचना का स्रोत भी देना चाहिए। और प्रयास समाचार पत्रों में जहाँ से समाचार प्राप्त होता है वहाँ का संक्षिप्त नाम भी लिखा होता है। इसमें इन्हें समझना चाहिए कि समाचार या प्रेषण अमुक स्रोत द्वारा किया गया है। तो समाचार स्रोत, जो भी घटना घटी है उस स्थान का और उस समय का, ये सारी बातों का संक्षिप्त में जो जानकारी देना, ये क्या है, ये भी एक समाचार लेखन का अंग है। तो आज मैंने पत्रकारिता जो है मिशन से किस तरह से प्रोफेशन बना हुआ है और क्या है समाचार पत्र लेखन, कार्टून, विज्ञापन आदि के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।